गाइस स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आज हम यूपी प्लस सी पीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक, पीटी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ये होने वाला है। इसके साथ साथ जब तक आपका एग्जाम नहीं चले तब तक यहाँ पर प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट कराएंगे और बहुत अच्छे प्रश्नों का लेवल यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं आज के ये प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों का लेवल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के 5 प्रश्न कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं, अच्छे से अवगत होंगे इसका सिलेबस क्या क्या है। तो निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति जो है उसके विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना, तो इसमें से वो व्यक्ति थे सर मार्टिमर व्हीलर। इंद्र का मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि बाढ़ की वजह से हुआ है, क्योंकि बाढ़ के देवता, पानी के देवता, बादल के देवता इंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है। ठीक है, अब जैन ग्रंथ जो है जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आचरांग सूत्र। ठीक है, आचरंग सूत्र जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अशोक से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कहते क्या है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है। ठीक है, 5 यवन राज्य जो थे वहाँ पर धर्म प्रचारक भेजे थे अशोक ने, तो वही बोला गया है कि कौन सा शिलालेख है जो इसका वर्णन करता है। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर होगा शिलालेख नंबर 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले में कहा गया कि ऋग्वेद में उल्लिखित, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी से लेकर के यहाँ पर यूपीडब्ल्यूएससी एग्जाम तक। अब देखिए प्रश्नों का लेवल अच्छा पूछता है यूपीडब्ल्यूएससी। तो कहते क्या है, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक है, अब दसराग युद्ध जो था ये लड़ा गया था दोस्तों, 4 का करेक्ट आंसर होगा परुष्णी नदी पर। ठीक है, परुष्णी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम सही। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1765 में करी थी। अब पुरंदर की संधि जो हुई थी वो यहाँ पर देखने योग्य बात है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जय सिंह के साथ। ठीक है, शिवाजी ने जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि करी 1665 में। इसकी डेट भी याद रखिए, पूछ लिया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 प्रश्न आने हैं। 6 में कहा गया कि निम्नलिखित अवसरों पर जनगण मन पहली बार कब गाया गया था। अब जनगण मन पहली बार गाया गया था तो कब गाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो था उसमें इसको पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगले में कहा गया 7 में कि निम्नलिखित में से बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए तो उनमें, तो वो होंगे आपके ऑप्शन नंबर सी मेहता, तेलंग और तैयब जी। ठीक है, मेहता, तेलंग और तैयब जी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अगले में कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था उस समय युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे अरोड़ा आसफ अली। ठीक है, अरोड़ा आसफ अली। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सी। ठीक है, अब यहाँ पे भारतीय लग गया है तो इसका मतलब क्या है, भारतीय होंगी सरोजनी नायडू। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अगर भारतीय ना पूछता, विदेशी पूछता तो वो एनी बेसेंट होती। अभी हाल ही में आरोग्य पेपर में प्रश्न आया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ई इसका सही हो जाएगा, क्योंकि एनी बेसेंट जो थी वो कौन थी, वो यहाँ पर थी प्रथम महिला, कोई भी महिला हो सकती, विदेशी थी। अब यहाँ पे देखिए 10 में कहते हैं किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। अब देखिए साइमन कमीशन गो बैक के नाम इसलिए लगे थे क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, तो यहाँ पर किसके सुझाव था ये कि यहाँ पर इसमें नहीं रखेंगे भारतीयों को, तो ये था लॉर्ड इरविन का। ठीक है, लॉर्ड इरविन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहा गया कि 9 डिग्री चैनल जो है अवस्थित है वो किसके किसके बीच में है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल की बात कर लेते हैं, तो 11 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर कावारत्ती और मिनी काय के बीच में 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। ठीक है, कावारत्ती और मिनी काय के बीच में 9 डिग्री चैनल अवस्थित हैं। ऑप्शन नंबर अगला देखेंगे
कहते क्या है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है इनमें से, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता इनमें से कौन सी होती है, तो यहाँ पर देखें तो होगा उष्ण, मतलब उष्ण ग्रीष्म ऋतु और आर्द्र जाड़े की ऋतु, जो इस तरीके की विशेषता होती है वो भूमध्य सागरीय जलवायु में होती है। और भूमध्य सागरीय जो होती है जलवायु वो फलों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो सबसे ज़्यादा जो फल पाए जाते हैं वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा दोपहर के सूर्य का 49 कितना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ये देख लेंगे, तो वो होगा यहाँ पे 43 डिग्री पे होता है, ठीक है, 43 डिग्री पे होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में किनके मध्य विष्ट दोआब फैला हुआ है, ठीक है। विष्ट दोआब जो है निम्नलिखित नदियों में किनके मध्य फैला हुआ है, तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ब्यास और सतलज के बीच में विष्ट देवाज जो है दोआब वो फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विष्ट दोआब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा मशीनरीकृत खान है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मशीनरीकृत खान कौन सी है, वो होगी बैलाडीला खान। अब चलिए देख लिए ऑप्शन, कमेंट में जल्दी से बताइए कि बैलाडीला जो है वो किसके लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखिए, पॉलिटी के प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 है उसमें जो चीज़ें कही गई थी उसको यहाँ पर दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा था, किसके द्वारा, वो होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा इसको दास्ता का नया अधिकार पत्र बोला गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 43 का पार्ट ए, ठीक है। 43 का पार्ट ए जो है इसमें कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करी जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18 में कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है किससे, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान से, ठीक है। भारतीय संविधान से प्राधिकार प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत का जो संघीय न्यायालय है वो स्थापित किया गया था किस साल में, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ये गलत है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, चलिए इसको कमेंट में जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न देखिएगा, तो कहते क्या है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा राज्य निर्वाचन आयोग में, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग में सभी जितने भी अधीक्षण, निर्देशन या नियंत्रण होता है राज्य निर्वाचन आयोग के तहत ही होता है। अगला प्रश्न है, रिंगलमैन स्केल, साइंस के 5 प्रश्न देखिए। तो रिंगलमैन स्केल जो है इसका प्रयोग किसके घनत्व के मापन में होता है, ठीक है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है यहाँ पर धुएं के मापन में, या धूम्र भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे, तो धुएं का जो मापन होता है रिंगलमैन स्केल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष जो है इसका इलाज कैसे किया जाता है, तो 22 का करेक्ट आंसर होगा अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है, ठीक है। तो कौन सी गैस के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है, क्योंकि उसके साथ रिएक्शन हो जाती है, तो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान नाम दिया गया था किसके द्वारा, अब जो बायोलॉजी है, ठीक है, उसका नाम दिया गया था किसके द्वारा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैमार्क के द्वारा बायोलॉजी नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहा गया कि पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा करी गई थी। अब पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा करी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएंगे कौन से, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन साल्क, ठीक है। जॉन साल्क जो है इन्होंने पोलियो के टीके की खोज करी थी। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स के प्रश्नों की तरफ, ठीक है।
आप देखेंगे 26 में क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, वो होगा तेंदुलकर समिति के द्वारा। अब तेंदुलकर समिति जब बनी उसमें आकलन किया गया था स्वास्थ्य शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? अब सर्वप्रथम जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी शुरुआत हुई थी, वो आपको बताना है कब हुई थी। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1975 में सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, तो कहते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होता है यहाँ पर, वो होगा दोस्तों यहाँ पर 2011 में भी नहीं होगा, 2015 में भी नहीं होगा, 12 में भी नहीं होगा, 14 में नहीं, यानी कि 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अब यूपीपीएससी क्या कर रहा है, ई ऑप्शन इसने दिया है और ई ऑप्शन वाले 8 प्रश्न पूछे गए थे पिछले एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? ठीक है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है वो किस वर्ष में शुरू किया गया? तो 29 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 2004 में। ठीक है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जो है ये किसका पहलू होता है? इंपॉर्टेंट ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है मुक्त बाजार के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। अगला प्रश्न है, इसमें कहते हैं कि चपचार कुट जो है वो क्या है? देखिए चले दें, चपचार कुट राज्य का एक त्यौहार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस राज्य का एक त्यौहार है यही आपको बताना है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलने के अवशेषों को साफ करने के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान किया जाता है। अब देखिए झूम कृषि की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जंगल जहाँ पे काट के खेती करी जाती है, तो ऑब्वियस बात है ये होगा मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिजोरम यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया कि विश्व शरणार्थी दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। अब देखिए विश्व शरणार्थी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 जून को। 20 जून को अलग। अगले क्वेश्चन देखिए, 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल डैश में था। अब 1948 में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था तो वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था लंदन में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लंदन यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में करी गई। किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? अब किस वर्ष किया गया था ये यहाँ पर आपको बताना है। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1906 में इसकी स्थापना करी गई थी, इंपीरियल वन अनुसंधान देहरादून की, जिसको अब वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ पर स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह कहाँ पर स्थित होगा? तो अब चलिए देखिए कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था, अवश्य बात है गुजरात ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नमक सत्याग्रह स्मारक। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? ठीक है, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की सीमा को साझा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की जो राजधानी है वो क्या है? तो 37 का करेक्ट आंसर होगा ओटावा। ठीक है, कनाडा की राजधानी कौन सी? ओटावा कनाडा की राजधानी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 38 में कहा गया कि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके लिए जिम्मेदार होती है? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो विधानसभा के लिए होती है। ठीक है, विधानसभा के लिए होती है। अगला प्रश्न है, मधुशाला किनकी कृति है? मधुशाला एक बहुत फेमस कृति है, तो किसके द्वारा लिखी गई?
हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? 40 में देखिए, तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है वो संगीत के वाद्य से है, जिसका नाम है वो है तबला। ठीक है, तबला यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं करंट अफेयर के प्रश्न। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी हिंदी, रीजनिंग और जो आपका पैसेज है वो देखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर के प्रश्न बहुत अच्छे हैं कि सारे मई के यहाँ पर पूछे गए हैं। चलिए देखिए, तो कहते क्या हैं कि मई 2025 और में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन किया गया। 91 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको तुक्का लगाना हो, कहीं भी आपको नई दिल्ली दिख जाए किसी ऑप्शन में जहाँ पे आयोजन हो, तो आप लगा देना, ज़्यादातर सही होगा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? अब अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का जो मई में हुआ वो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। ठीक है, मैंने बताया था अगर आपको कुछ ना समझ में आए, कोई पता ना हो, तो दिल्ली लगा देना। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अब देखिए, तो भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के आप इसको याद करके ही जाएं। कहते क्या हैं कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा बना है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 123वां सदस्य बना वो बना यहाँ पर अंगोला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, अंगोला। अगला प्रश्न देखें, इसमें कहा गया कि मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है? अब जर्मनी का जो नया चांसलर बना वो कौन सा है? कंजर्वेटिव नेता है, तो उनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रेडरिक मर्ज। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। कहते क्या हैं कि मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो उल्लास कार्यक्रम या फिर जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चला गया उसके द्वारा मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो जो 21 जून को मनाया जाता है हर साल, 2014 में इसका स्टार्टिंग हुआ था। फिर यहाँ पर देखिए इसकी थीम क्या है इस साल की 2025 की, तो उसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? अब दोहा डायमंड लीग हुई थी तो वहाँ पर क्या हुआ, इनको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम स्थान किसी और को मिला था लेकिन इन्होंने द्वितीय स्थान सिक्योर किया। अगला प्रश्न है, मई 2025 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो देखिए 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई। तो गवई को हाल ही में 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थान मिला है, तो 99 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों 11 मई को। ऑप्शन नंबर टी यहाँ पे सही हो जाएगा, 11 मई को। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल 50 प्रश्न किए जो आपके टोटल जीएस का पोर्शन है। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही हुआ है 50 में से। नए वीडियो के साथ मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू सो मच। ऐसे ही ध्यान रखिए अपना और तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए पीटी का जो एग्ज़ाम है ना वो बहुत अच्छा आएगा और आपकी तैयारी और अच्छी होनी चाहिए। बहुत कम समय बचा है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपका स्कोर निश्चित रूप से ही अच्छा होगा।
क्योंकि देखिए इसमें आपका 50 नंबर का जो जीएस का पोर्शन है इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो 25-30 कर लीजिएगा। बाकी जो आपका 50 नंबर का पोर्शन है उसमें आप लगभग 35-40 के ऊपर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।